नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम नाट्यशास्त्र के विषय में बात करने जा रहे हैं। नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि की रचना है, भरत मुनि ने जिसे लिखा है, हम उस नाट्यशास्त्र की आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नाट्यशास्त्र के विषय में चर्चा करने से पहले बहुत ही संक्षेप में हम काव्य के भेदों को जान लेते हैं। काव्य के भेद संस्कृत साहित्य में सामान्यतः दो प्रकार से किए जाते हैं। एक है दृश्य काव्य और एक है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जो देखा जा सकता है वो दृश्य काव्य और जो सुना जा सकता है वह है श्रव्य काव्य। क्योंकि हमें नाटक की तरफ आना है, इसलिए हम उसी दिशा में बढ़ेंगे। दृश्य काव्य के फिर से दो भेद माने जाते हैं, नाट्य और नृत्य। नाट्य जब नट और नटी के द्वारा किसी विशेष प्रकार की अवस्था की अनुकृति की जाती है तो उसे नाट्य कहा जाता है। इसके लिए कहा गया नाट्यते अभिनयत्वेन रूप्यते इति नाट्यम। और नृत्य किसे कहते हैं? जब ताल और लय की संगति से युक्त होकर के कोई अनुकृति की जाती है तो उसे नृत्य कहते हैं। हम इन दोनों के विषय में ही जानते हैं। ये दोनों ही अभिनय के विषय हैं और इन दोनों की गणना ललित कला के अंतर्गत की जाती है। नाट्य आज हमारे सामने कई रूपों में है, लेकिन हम यहाँ पर नाट्यशास्त्र की बात कर रहे हैं। तो अब हम नाट्यशास्त्र के लिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नाट्यशास्त्र के संक्षिप्त परिचय से। नाट्य संबंधी जो भी नियम हैं, उन नियमों को जहाँ पर एकत्रित किया गया है, लिखा गया है, या यूँ कह लें कि नाट्य का जो शास्त्रीय ज्ञान है वही नाट्यशास्त्र कहलाता है। भारतीय परंपरा में नाट्यशास्त्र के सबसे पहले जो रचयिता हैं उन्हें प्रजापति ब्रह्मा को माना गया और उसे जो उनकी रचना है उसे नाट्यवेद भी कहा गया और नाट्यवेद कह करके नाट्य कला को एक विशेष प्रकार का सम्मान भी दिया गया। इसी प्रकार से जो परम पुरुष हैं, उनके निश्वास से वेद राशि के उनके निश्वास से जो आविर्भूत हुई है वेद राशि के दृष्टा, वो विविध ऋषि भी माने गए हैं और महादेव द्वारा, शंकर द्वारा जो नाट्यवेद है उसके दृष्टा शिलाली, कृशाश्व, भरत मुनि आदि को माना गया है। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर हम बात करें तो हमें शिलाली, कृशाश्व द्वारा संकलित जो भी नाट्य संहिताएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। केवल भरत मुनि के द्वारा जो रचा हुआ ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, वही हमको प्राप्त होता है। इसके लिए ये भी माना जाता है कि यह कश्मीर में इसकी रचना हुई थी, इसका जो प्रणयन था वो कश्मीर में हुआ, ऐसा भी माना जाता है। अभिनय के विविध अंग और उपांगों के जो स्वरूप होते हैं और उनका जिस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उन सब का विवरण प्रस्तुत करके और उनके संबंध में जो भी नियम बनाए जाते हैं, किस प्रकार से व्यवहार किया जाएगा, किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, इन सब को बताने वाला जो शास्त्र है वो नाट्यशास्त्र है। अभिनय एक कला है, एक ज्ञान है और उसके विभिन्न अंग हैं कि किस तरह से कैसे कार्य किया जाएगा। तो पूरी नियमावली है जिसे हम नाट्यशास्त्र कहते हैं। अभिनय के अनुरूप जो स्थान है उसको नाट्यगृह कहा जाता है और उसके भी प्रकार, उसके निर्माण, उसकी किस प्रकार से साज सज्जा होनी है, इन सब के भी नियम होते हैं और नाट्यशास्त्र में इनके नियमों का भी प्रतिपादन किया जाता है। तात्पर्य क्या हुआ कि केवल अभिनय ही नहीं बल्कि अभिनय का जो स्थान है, नाट्यगृह जिसे कहते हैं, उसके लिए भी जो नियम हैं वो भी नाट्यशास्त्र में बताए जाते हैं। उसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के जो अभिनेता हैं, जो अभिनेत्री हैं, जो अभिनय करने वाले हैं, उनका जो व्यवहार है, उनका आपस में जो वार्तालाप है, इसके अतिरिक्त अभिनय का निर्देशन किस प्रकार से किया जाएगा, निर्देशक जो है वो उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, उसे किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, इस तरह की नाट्य से संबंधित सभी प्रकार की जो सूचनाएं हैं, जो नियम हैं, वो सब जहाँ पर एकत्रित होते हैं, वो सब जहाँ पर मिलते हैं, उसे हम कहते हैं नाट्यशास्त्र। अब नाट्यशास्त्र के लिए बात होती है कि नाट्यशास्त्र का समय क्या है। तो ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि नाट्यशास्त्र का समय क्या है,
क्योंकि भरत मुनि जो इसके रचयिता हैं उनका समय भी विवादास्पद है। कोई इनका जो समय है उसको 400 ईस्वा पूर्वी मानता है, कोई 300 मानता है, कोई 200 मानता है, कोई 100 मानता है। तो ये सब देखते हुए इनका जो जीवन काल है वो 400 ईसा पूर्वी से 100 ईस्वी के मध्य तक माना जाता है। और नाट्यशास्त्र का जो रचना काल है, कालिदास और भास जो थे वो नाट्यशास्त्र के अच्छे ज्ञाता जाने जाते हैं। पाणिनि के पहले कृशाश्व और शिलाली के नाट्य सूत्र और उनके पहले भरत का मूल ग्रंथ अगर हम मानते हैं तो इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि ईसा पूर्व 8वीं से 10वीं शताब्दी का रचना का जो काल है वो नाट्यशास्त्र का हो सकता है। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि भरत का जो नाट्यशास्त्र है ईसा पूर्व के कई शताब्दी पहले उसकी रचना की गई थी, लेकिन कोई भी प्रामाणिक तथ्य इसके संबंध में प्राप्त नहीं होता है। अब वास्तव में देखा जाए तो ये नाट्यशास्त्र है क्या? तो वस्तुतः यह जो ग्रंथ है ये नाट्य का संविधान है। इसमें रस के सिद्धांत भी बताए गए हैं। तो ये एक मौलिक संहिता इसको कहा गया है, जो सूत्रों का संग्रह होता है। तो इसको संहिता के समान माना गया है और इसको इतना अधिक माना गया है, इसकी मान्यता इतनी अधिक मानी गई है कि जैसे वेद के जो सूत्र होते हैं उन्हें सूत्र कहा जाता है और उन वेदों के सूत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। तो इसमें जो भरत ने बातें कही हैं, भरत की बातों को, भरत के वाक्यों को भरत सूत्र कहा गया है। तो इससे ये ज्ञात होता है कि इसे वेदों के समान माना गया है। भरत के नाट्यशास्त्र को इतना अधिक सम्मान उनको दिया गया है। इस ग्रंथ में मूलतः 12,000 पद्य और कुछ गद्यांश भी था, ऐसा माना जाता है और इसीलिए इसे द्वादश साहस्री संहिता कहा जाता है। द्वादश मतलब 12, साहस्री 1000, तो जिसमें 12,000 हैं पद्य, इसलिए इसको द्वादश साहस्री कहा जाता है। लेकिन समय के अनुसार जब चीज़ें बदलने लगती हैं, ग्रंथ बदलने लगते हैं, तो उसी अनुसार इसका जो संस्करण आजकल प्रचलित है वो बहुत संक्षिप्त हो गया है और उसमें केवल 6,000 पद हैं। तो इसलिए इसको षट साहस्री भी कहा जाता है। भरत मुनि को उभय संहिता का प्रणेता माना जाता है और प्राचीन टीकाकारों द्वारा उनका जो द्वादश साहस्रीकार और शत साहस्रीकार, इसकी उपाधि अलग अलग स्थानों पर दी जाती है कि दोनों ही जो इसके स्वरूप हैं उन दोनों के ही प्रणेता भरत मुनि को माना गया और इसीलिए बहुत सारे टीकाकारों ने उनको 2 उपाधियों से सम्मानित किया, द्वादश साहस्रीकार और षट साहस्रीकार। 12,000 पदों की रचना करने वाला व्यक्ति और 6,000 पदों की रचना करने वाला व्यक्ति, इस दोनों प्रकार से इस बात को कहा जाता है। एक दंतकथा भी नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके संबंध में एक दंतकथा भी प्रचलित है और ये कहा जाता है उस दंतकथा के अनुसार कि जब त्रेता युग था तो सभी लोग बहुत ही पीड़ा में थे, आपत्ति में थे, दुख से युक्त थे और इंद्र की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो हमारी भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था की गई है, उन चारों वर्णों के मनोरंजन के लिए और ऐसा आनंद जो अलौकिक है, जो इस लोक में प्राप्त नहीं हो सकता, इस प्रकार के अलौकिक आनंद के लिए नाट्य वेद नामक 5वें वेद का निर्माण किया। 4 वेद पहले माने गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के लिए आगे ये कहा जाता है कि इस प्रकार से नाट्य वेद नामक 5वें वेद का निर्माण किया गया। और किस लिए किया गया? क्योंकि लोग बहुत पीड़ित थे, बहुत दुखी थे। उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की और इंद्र ने ब्रह्मा से कहा और ब्रह्मा ने नाट्य वेद का प्रारंभ किया। इस वेद का निर्माण करने के लिए ये माना जाता है कि इसकी जो विषय वस्तु है वो ऋग्वेद में से ली गई। इसका जो गान है वो सामवेद से लिया गया, क्योंकि जो सामवेद है वो गीतों का वेद है। यजुर्वेद से इसकी अभिनय की जो नियम हैं उनको लिया गया और अथर्ववेद से रस लिया गया। अथर्ववेद के विषय में हमें वैसे भी ज्ञात है कि वो औषधियों का संग्रह है, तो अथर्ववेद से रस लिया गया क्योंकि औषधियाँ वो भी रस से युक्त हैं। तो ऐसा माना जाता है कि चारों वेदों से कुछ कुछ लेकर के नाट्य वेद की रचना की गई।
और फिर भरत मुनि को ये कहा गया कि वो इसका प्रयोग करें, इस पर कार्य करें। ये उत्तरदायित्व उनके ऊपर दिया गया और फिर भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की और अपने पुत्रों को उसका अध्ययन कराया। इस दंत कथा से इतना हमें अवश्य ज्ञात होता है कि भरत मुनि ही संस्कृत नाट्यशास्त्र के सबसे पहले प्रवर्तक थे, सबसे पहले उन्होंने ही नाट्यशास्त्र की रचना की थी। अब नाट्यशास्त्र के जो विषय हैं उनके विषय में यदि हम और बात करें तो ये कहा जाता है कि ये देखा जाता है कि नाट्यशास्त्र से संबंधित सभी विषय, जैसे अभी हमने संक्षेप में ऊपर बात की थी, यहाँ हम थोड़ा सा और विस्तार में उस बात को करते हैं कि उससे संबंधित जो सभी विषय हैं उनका जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उसका विस्तार से या संक्षेप से निरूपण किया गया है। यदि किसी विषय के लिए ऐसा लगता है कि इसका विस्तार से विवेचन करना चाहिए तो वहाँ पर उसको विस्तार से बताया गया है, और यदि किसी के लिए लगता है कि यदि संक्षेप में बात कह दी जाए तो ये बहुत सही हो सकती है, तो उसको संक्षेप में वहाँ पर निरूपित कर दिया गया है। क्या क्या यहाँ पर है? विषय वस्तु, पात्र, प्रेक्षागृह, रस, वृत्ति, अभिनय, भाषा, नृत्य, गीत, वाद्य, पात्रों के क्या परिधान होने चाहिए, प्रयोग के समय की जाने वाली कौन सी धार्मिक क्रियाएं होनी चाहिए, नाटक के अलग अलग वर्ग कैसे हैं, भाव कैसा है, शैली कैसी होनी चाहिए, सूत्रधार जो सूत्र को धारण करता है। जब नाटक प्रारंभ होता है तो सबसे पहले सूत्रधार आता है। जैसा कि आप देखते हैं आजकल जब हम कोई कार्यक्रम देखते हैं, मंच पर जो कोई कार्यक्रम किया जाता है, या अगर आप टेलीविज़न में कोई कार्यक्रम देखते हैं तो वहाँ पर जो एंकर होता है वो एक तरह से सूत्रधार है। तो नाटकों में, संस्कृत नाटकों में विशेष तौर पर ये सूत्रधार हुआ करता था। विदूषक क्योंकि नाटक जो होते हैं उसमें सभी रसों की उत्पत्ति होनी चाहिए, तो हास्य रस की उत्पत्ति के लिए विदूषक नामक पात्र को रखा जाता है, जिसे हम हमारी फिल्मों में कॉमेडियन कहते हैं। यहाँ पर वो विदूषक होता था। गणिका, नायिका आदि पात्रों में किस प्रकार की कुशलता अपेक्षित है, इस प्रकार की सभी बातें इस नाट्यशास्त्र में, इन सभी बातों पर विचार किया गया और जितनी आवश्यकता है विस्तार से या संक्षेप में उस प्रकार से इन सब पर विचार किया गया। नाट्यशास्त्र के अगर स्वरूप का ये देखा जाए कि किस प्रकार से नाट्यशास्त्र में विवेचन किया गया है, तो इसके लिए कहा जाता है न भूतो न भविष्यति, कि ऐसा ये ग्रंथ है कि ना तो ये पहले कभी हुआ है, नाट्यशास्त्र की रचना से पहले इस प्रकार का ग्रंथ ना तो कभी हुआ है, न भविष्यति, और ना ही आगे इस प्रकार का कोई ग्रंथ हो सकेगा। तो इतना अच्छा ये ग्रंथ है जिसमें नाट्यशास्त्र संबंधी सभी बातों का विवेचन किया गया है। अब नाट्यशास्त्र का स्वरूप क्या है, कितने अध्याय हैं? तो अभिनव गुप्त जो इसके टीकाकार हैं, जिनकी टीका सबसे अधिक प्रचलित है, उनके अनुसार नाट्यशास्त्र के 36 अध्याय हैं और इसमें कुल 4426 श्लोक हैं और कुछ गद्य भाग भी है, ऐसा अभिनव गुप्त की जो टीका है उसके अनुसार माना जाता है। विस्तार में अगर हम इस बात को देखें तो इसमें जो 36 अध्याय हैं उसमें पहले अध्याय में नाट्य की उत्पत्ति कैसे होती है इसके विषय में बताया है। दूसरे में मंडप का विधान दिया गया है कि कैसे मंडप बनेगा। उसके बाद में आगे के जो 3 अध्याय हैं उसमें नाटक के आरंभ से पूर्व की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं। जब नाटक आरंभ होता है तो ऐसा नहीं होता है कि जहाँ से नाटक आरंभ होता है वहीं से कार्य आरंभ होता है, उससे पूर्व बहुत से कार्य होते हैं। उन सभी कार्यों का, उन सभी प्रक्रियाओं का विधान आगे के 3 अंकों में वर्णित है, अध्यायों में वर्णित है। उसके बाद 6 और 7वें अध्याय में रसों और भावों के विषय में बताया गया है, क्योंकि यदि नाटक है, नाटक का तात्पर्य है कि वो मंच से जुड़ा हुआ है, वो दर्शकों से जुड़ा हुआ है, और यदि वो रस की उत्पत्ति करने में और भाव की उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं है तो ऐसा नाटक निरर्थक है। तो 6 अध्याय में इन रसों और भावों का विस्तार से वर्णन किया गया है और इसीलिए काव्यशास्त्र में जो रस सिद्धांत है उसे इसकी आधारशिला माना जाता है। 8वें और 9वें अध्याय में नाटक के जितने भी अंग और उपांग हैं
उनको बताया गया है और उनको बताते हुए अभिनय का जो भी स्वरूप है उसकी व्याख्या की गई है। और उसके आगे के 4 अध्यायों में नाटक की गति क्या रहेगी, उसके करण यानी साधन किसके द्वारा वो आगे बढ़ेगा, उन सबको बताया गया है। इसके अगले 4 अध्यायों में छंद और अलंकारों को बताया गया है और स्वर विधान बताया गया है। छंद और अलंकार, जैसा कि आप जानते होंगे कि जब हम कोई पद्य रचते हैं, गीत रचते हैं, तो उसमें छंद होते हैं और अलंकार आभूषण जिसे कहा जाता है। तो अलंकारों का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है और उसमें गेयात्मकता लाने के लिए छंद का प्रयोग किया जाता है। तो छंद और अलंकारों का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसा होना चाहिए, क्योंकि हर स्थान पर छंद और अलंकार एक समान नहीं हो सकते, बहुत अधिक नहीं हो सकते। बहुत छंद तो हर पद्य में होगा, लेकिन अलंकार आवश्यक नहीं है कि हर स्थान पर हो। कहाँ कितने अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए, कहाँ किस प्रकार के छंद का प्रयोग होना चाहिए, कहाँ छोटा छंद होना चाहिए, कहाँ बड़ा छंद होना चाहिए, ये सारी बातें 4 अध्यायों में बताई गई हैं। इसके साथ ही इन 4 अध्यायों में स्वर का विधान भी बताया गया है, क्योंकि मंच पर जब अभिनय किया जाएगा तो जो अभिनय करने वाला है, जो भी वहाँ पर एक पात्र है, वो यदि अपने स्वर को सही नहीं रखेगा, उसका स्वर उसके पात्र के अनुसार नहीं होगा, तो नाट्य रस उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो स्वर का क्या विधान है वो भी इसमें बताया गया है। फिर 18वें और 19वें अध्याय में नाटक के जो भी भेद हैं और उसका कलेवर कैसा होना चाहिए, उसका पूर्ण रूप से उसका विवरण दिया गया है। और 20वें अध्याय में नाटक की जो वृत्ति है उसके विषय में बताया गया है। इसके बाद 29वें अध्याय में अनेक प्रकार के जो नाटक हैं, विभिन्न जो अभिनय हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं उन्हें बताया गया है। 29 से 34 तक के अध्याय में जो वाद्य यंत्र हैं उनके विषय में बताया गया है। और 35वें अध्याय में भूमि विकल्प की व्याख्या की गई है। और अंतिम अध्याय, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि अंतिम जो अध्याय होता है वो उपसंहार वाला होता है, सभी बातों की समाप्ति करता हुआ होता है, उसका एक निष्कर्ष स्वरूप होता है। तो जो अंतिम अध्याय है वो उपसंहार से युक्त है, उपसंहारात्मक है। इस प्रकार से इसके वर्ण विषयों का विवरण है, इनको इस प्रकार से विभाजित किया गया है। इसके कई अध्यायों में नृत्य, संगीत, कविता और सामान्य जो भी सौंदर्य शास्त्र जो भी नाटक में माने गए हैं, उन सभी में भारतीय जो अवधारणाएं हैं उनको समाहित करते हुए नाट्य कला का जो विस्तार है उससे उस नाट्य कला के ऊपर विचार विमर्श किया गया है। और इसका जो महत्व बताया गया है वो ये बताया गया है कि पुरुषार्थ चतुष्टय जो भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है, पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके प्रति जागरूक करने के लिए इस माध्यम का प्रयोग किया जाए, ये औचित्य सिद्ध किया गया है कि नाट्य को जो प्रयोग में लेना है वो किस लिए लेना है, ताकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चारों पुरुषार्थ हैं इनकी सिद्धि की जा सके, ये इसमें बताया गया है। फिर अभिनय के जो विविध अंग और उपांग हैं उनके स्वरूप, उनके प्रयोग का आकार प्रकार इसमें दिया गया है, पूरा विवरण इसमें बताया गया है। तो नाट्यशास्त्र को अगर हम संक्षेप में कहना चाहें कि नाट्यशास्त्र क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभिनय के विविध अंग एवं उपांगों के स्वरूप और प्रयोग के आकार प्रकार का विवरण प्रस्तुत कर तत्संबंधी नियम तथा व्यवहार को निर्धारित करने वाला शास्त्र नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र की परिभाषा में हम इस बात को कह सकते हैं। और अभिनय के नाट्यगृह किसे कहते हैं, यदि ये आपसे पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि अभिनय के अनुरूप स्थान को नाट्यगृह कहते हैं, जिसके प्रकार और निर्माण और साज सज्जा के नियमों का प्रतिपादन भी नाट्यशास्त्र का ही विषय है। विविध श्रेणी के अभिनेता एवं अभिनेत्री के व्यवहार, परस्पर संलाप और अभिनय के निर्देशन एवं निर्देशक के कर्तव्यों का विवरण भी नाट्यशास्त्र की व्यापक परिधि में समाविष्ट है। ये बात हम कर चुके थे, लेकिन हम इसको दोबारा इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि हम अब तक ये समझ चुके हैं कि नाट्यशास्त्र में वस्तुतः किन किन
बातों का समावेश होता है। तो ये संक्षेप में वो सारी बातें हैं जिनका जो विवेचन है वो नाट्य शास्त्र में किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नाट्य शास्त्र के प्रमुख अंग क्या हैं। तो नाट्य शास्त्र के 4 अंग माने गए हैं प्रमुख रूप से, वाचिक, सात्विक, आंगिक और आहार्य। वाचिक जो वाणी से संबंधित है, तो उसके लिए कहा गया उक्ति प्रत्युक्ति की यथावत अनुकृति वाचिक अभिनय का विषय है। कि कोई उक्ति प्रत्युक्ति कोई कह रहा है और फिर कोई उसका उत्तर दे रहा है, तो उसकी अनुकृति, क्योंकि हम अभिनय कर रहे हैं, अभिनय करने का तात्पर्य क्या है कि जो पात्र वहाँ पर है वो वास्तव में वह नहीं है जो वहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। यदि कोई पात्र वहाँ राम बना है तो वो वास्तव में राम नहीं है, लेकिन मंच पर जाते ही वो राम है। यदि कोई पात्र रावण है तो वो वास्तव में रावण नहीं है, लेकिन वो मंच पर जाते समय रावण है। तो उनकी जो उक्ति प्रत्युक्ति है, जो उनका वार्तालाप है, जो उनका वाचिक अभिनय है, वो कैसा होना चाहिए। अगर राम का पात्र रावण की तरह बात करेगा तो वो सही नहीं होगा, और रावण का पात्र यदि राम के जैसे बात करेगा तो वो सही नहीं होगा। तो सबसे पहला जो अंग बताया गया है नाट्य का वो है वाचिक। दूसरा सात्विक। सात्विक किसे कहा गया कि भावों का यथावत प्रदर्शन सात्विक अभिनय है, कि जो भाव हैं वो दिखने चाहिए। हम कह तो रहे हैं मुंह से, पात्र तो वहाँ पर बोल रहा है कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, लेकिन उसके चेहरे से, उसके भावों से ये प्रदर्शित नहीं हो रहा है कि वो दुखी है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो अपनी अभिनय कला में निपुण नहीं है। और यदि उसके हाव से ही उसका दुख प्रदर्शित हो रहा है, चाहे वो अपने वाचिक अभिनय से, अपने शब्दों से अपने दुख को नहीं बता रहा, पीड़ा को नहीं बता रहा, लेकिन यदि उसके भावों से ही ये ज्ञात हो रहा है कि वो दुखी है या वो प्रसन्न है या वो हास्य की मुद्रा में है या घृणा की, कोई भी किसी भी रस की बात हो सकती है। तो यदि जैसा भाव वहाँ दिखाना है वो भाव प्रदर्शित किया जा रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि उसका सात्विक अभिनय श्रेष्ठ कोटि का है। इसे सात्विक अभिनय कहा जाता है। भाव प्रदर्शन के लिए जो भी हाथ, पैर, नेत्र, भ्रू मतलब भौएं, कटी, कमर, मुख, मस्तक आदि अंगों की विविध जो चेष्टाएं होती हैं, उनकी जो अनुकृति की जाती है वो आंगिक अभिनय है। आंगिक अंगों का जो अभिनय है, कि जब हम भावों को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो कई बार ऐसे ही नहीं कि केवल हम अपने चेहरे से भाव प्रकट कर देंगे। चेहरे से भाव प्रकट करने के लिए, अपने अंगों से भाव प्रकट करने के लिए हमें अपने शरीर के अंगों का भी प्रयोग करना होता है। उनसे भी हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। तो वो अंग भी उसी प्रकार से होने चाहिए, उनकी अनुकृति भी उसी प्रकार से होनी चाहिए जैसा भाव हम प्रकट कर रहे हैं। उसके लिए कौन कौन से अंग, मनुष्य के शरीर के सभी अंगों का प्रयोग वहाँ पर हो सकता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे हमने देखा कि हाथ, पैर, नेत्र, भ्रू, कटी, मुख, मस्तक आदि किसी भी अंग के द्वारा हम अपने भावों को बता सकते हैं। फिर अगला आता है आहार्य। तो देश विदेश के अनुरूप वेशभूषा, चाल ढाल, रहन सहन और बोली की अनुकृति आहार्य अभिनय का विषय है। आहार्य मतलब जिसको हमने आहरण किया हुआ है, जिसको हमने लिया हुआ है, धारण किया हुआ है। तो यदि एक व्यक्ति किसी स्थान विशेष की का कोई पात्र बन रहा है तो उसे उसी प्रकार की वेशभूषा को धारण करना पड़ेगा, उसी प्रकार की चाल ढाल का प्रयोग करना पड़ेगा, उसी तरह की भाषा का, बोली का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो सही अभिनय कर पाएगा। तो उसकी सही अनुकृति करना उसको कहा जाता है आहार्य अभिनय। तो इस प्रकार से ये 4 नाटक के प्रमुख अंग होते हैं, वाचिक, सात्विक, आंगिक और आहार्य। और इनमें जो सहायक हैं वो हैं नृत्य, गीत, वाद्य, गति, वृत्ति, प्रवृत्ति और आसन का अनुसंधान। इनको भी नाटक के अंतर्गत माना जाता है, ये भी नाटक के अंग माने जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से नाटक के 4 ही अंग माने जाते हैं, वाचिक, सात्विक, आंगिक और आहार्य। इनको समझने के लिए इन शब्दों का अर्थ समझ लें। वाचिक का मतलब जो वचन से, बोलने से संबंधित है। सात्विक का मतलब जो आपके सत्व, सत्व का मतलब आपका भू होना, भाव, तो आपके भाव से है। आंगिक मतलब जो आपके अंगों से संबंधित है। और आहार्य को ध्यान में रखने के लिए ध्यान रखिए, आहार का मतलब हुआ आहरण, जिसको हम आहरित कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं।
तो हमने किसी से लिया, यदि हम जो भी पात्र बन रहे हैं उसके लिए हमने उस व्यक्ति की, जिसका हम अभिनय कर रहे हैं, उसकी वेशभूषा, उसका रहन सहन, उसकी बोली आदि सबको धारण किया, तो वो हुआ आहार्य। तो ये 4 प्रकार के इसके अंग होते हैं। अब हम बात करते हैं कि नाट्य शास्त्र के जो टीकाकार हैं वो कौन हैं। तो नाट्य शास्त्र के अनेक प्रकार की इसकी टीकाएं लिखी गई, अनेक प्रकार की व्याख्याएं इसकी हुई। तो भरत सूत्रों के व्याख्याता अपने सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य माने गए, जिनके मत में काव्य संबंधी विविध वाद के रूप में प्रचलित हुए। ऐसे आचार्यों में जो मुख्य रूप से माने गए हैं वो उद्भट हैं, जो रीतिवादी हैं, पुष्टिवादी लोल्लट हैं, फिर शंकुक हैं, जिनका वाद अनुमितिवाद माना जाता है, फिर भट्टनायक हैं, जिन्हें मुक्तिवादी माना जाता है, और फिर अभिनव गुप्त हैं, जिन्हें अभिव्यक्तिवादी कहा जाता है। ये मुख्य व्याख्याकार माने जाते हैं नाट्यशास्त्र के, जिनकी व्याख्याएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। किंतु इनके अतिरिक्त भी अनेक व्याख्याएं, अनेक टीकाएं हुई हैं, जिनमें से कीर्तिधर, हर्षदेव, श्रीपाद शिष्य और भी अनेक नाम हम यदा कदा सुनते रहते हैं, जिन्होंने नाट्यशास्त्र पर अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से श्रीपाद शिष्य के द्वारा की हुई भरत तिलक नाम की जो टीका है उसको सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। भरत का जो नाट्यशास्त्र है इसकी सबसे अधिक प्रामाणिक और विद्वत्तापूर्ण जो टीका है वो अभिनव गुप्त की टीका मानी जाती है, जिसका नाम है अभिनव भारती। और ये टीका सन 1013 में लिखी गई थी, और इसीलिए अभिनव गुप्त ने इस नाट्यशास्त्र को, अभिनव गुप्त के द्वारा इस नाट्यशास्त्र को नाट्यवेद भी कहा गया है। नाट्यशास्त्र का ज्ञान किसे था, तो इसके लिए देखा जाता है, ये कहा गया है, व्याख्याकारों ने देखा है कि कालिदास, बाण, श्रीहर्ष, भवभूति आदि जो बहुत प्रसिद्ध नामचीन जो नाटककार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, इन सभी को नाट्यशास्त्र का ज्ञान था, और ये जो अपनी रचना करते थे उसमें नाट्य शास्त्र को प्रमाण मानते हुए, उसके नियमों का पालन करते हुए अपनी रचनाओं को बनाया करते थे, रचना किया करते थे, अपनी कृतियों को रचा करते थे। तो जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, वो सर्वाधिक प्रमाण प्रति है, सर्वाधिक मूर्धन्य उसे माना जाता है, और ऐसा एक ग्रंथ है जो न कभी इससे पहले लिखा और ना ही इसके बाद में लिखा गया। और ये कहा जाता है नाट्यशास्त्र के लिए कि अभिनय से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितने भी विषय हैं जिनके विषय में चर्चा करने की आवश्यकता होती है, वे सभी विषय भरत मुनि ने आज से हजारों वर्ष पूर्व अपने ग्रंथ में बहुत ही विस्तार से लिख दी थी। और आज भी जो लोग अभिनय की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो अभिनय सीखते हैं, वो भरत मुनि को अपना गुरु मानते हैं और उनके नाट्यशास्त्र का अध्ययन भी करते हैं। तो ये संक्षेप में हमने बात की भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के विषय में। अब हम अगले वीडियो में किसी और विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद।